मनोरमा देवी के दो बेटे थे। बड़ा बेटा अर्जुन जो कि शादीशुदा था, उसकी पत्नी का नाम ज्योति था। ज्योति बहुत ही अच्छी थी, उसने पूरे घर को बड़े ही प्यार से संभाल रखा था। तो वहीं दूसरी तरफ मनोरमा देवी का सबसे छोटा बेटा विकास, जो कि अभी नौकरी की तलाश में था। ऐसे ही एक दिन विकास को एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है और वह खुशी से अपने घर आता है और अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हुए कहता है, अरे माँ, मेरी जॉब लग गई है। अब ना मुझे किसी भी चीज की कोई टेंशन नहीं है। बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब लगी है। आखिरकार मेरी मेहनत सफल हुई। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तेरी जॉब लग गई। अपना तेरे लिए बहुत ही अच्छी लड़की देखकर मैं तेरी शादी करवा दूंगी। अब इस घर में छोटी बहू भी तो आनी चाहिए ना, क्यों? आखिर ज्योति कब तक घर को संभालेगी? इसीलिए अब मैं तेरे लिए लड़की देखना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि जॉब तो लग गई है। अब तो कोई टेंशन है ही नहीं। बस एक बार बहू आ जाए फिर तो तीर्थ यात्रा पर चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है ना, देख लेना लड़की। मतलब कि मेरा बेटा भी तैयार है शादी के लिए। अब तो बस लड़की की जरूरत है, बस वो मिल जाए। फिर देखना कैसे मैं चट मंगनी और पट ब्याह करवाती हूँ अपने बेटे का। ऐसे ही अब मनोरमा को अपने बेटे की शादी की टेंशन हो जाती है। वो अपने रिश्तेदारों में यहाँ वहाँ विकास के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती है। और ऐसे ही एक दिन विकास के लिए आरती नाम की लड़की का रिश्ता आता है। आरती दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और पढ़ी लिखी भी बहुत ज्यादा थी। विकास और आरती दोनों ही अपने अपने परिवार के साथ एक दूसरे से मिलते हैं, जहां दोनों परिवार वालों को आरती और विकास दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे लगते हैं और पसंद आ जाते हैं। कुछ ही समय बाद आरती और विकास की शादी हो जाती है। आरती शादी करके अपने ससुराल में आ जाती है। अब ऐसे ही हंसी खुशी दिन बीत रहे थे और एक दिन ज्योति और अर्जुन दोनों अपने कमरे में थे। तभी अर्जुन ज्योति को एक सोने का हार गिफ्ट करता है और उसे कहता है, ये हार मेरी सबसे सुंदर पत्नी के लिए। मैं ना बहुत दिनों से सेविंग कर रहा था और आज वो पूरा हुआ। तो ये हार तुमको कैसे लगा मेरी प्यारी पत्नी? अरे ये सब करने की क्या जरूरत थी? पैसे बचा कर रखो, कब कैसी सिचुएशन आ जाए कुछ नहीं मालूम होता। इसलिए इन चीजों में पैसे इन्वेस्ट करने से बेहतर है कि आप उसे बचा कर रखो। अरे पति क्यों कमाता है अपनी पत्नी के लिए और माँ के लिए। माँ को ये सारी चीज पसंद नहीं आती, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारे लिए कुछ लेता चलूं, और मुझे बड़ी खुशी मिलती है तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने में। अच्छा ठीक है, अब जब आप इतने प्यार से लेकर आए तो मैं रख लेती हूँ। बाकी आगे से खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? आरती दरवाजे से अर्जुन और ज्योति को देख रही थी। उसके मन में भी वो हार देखकर इच्छा जागती है कि विकास भी उसे वैसा ही हार ला कर दे। इसलिए आरती विकास के पास जाती है और विकास से कहती है, अच्छा शादी को 2 महीने हो गए हैं, लेकिन आपने ना मुझे अभी तक कोई गिफ्ट नहीं दिया, ऐसा क्यों? अरे यार तुम्हें सच बताऊं तो आज तक कभी मेरा लड़कियों से कोई कांटेक्ट रहा ही नहीं, और मुझे नहीं पता कि लड़कियों को क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। इसलिए तुम्हें जो कुछ लेना हो माँ से कह देना, माँ तुम्हें दिला देगी। नहीं, आप ना मुझे ना कोई महंगा सा गिफ्ट दो, वो भी गोल्ड का। तुम पागल हो क्या? अभी मेरी नई नई जॉब लगी है और मुझे भी कुछ पैसे बचाकर चलना है। फ्यूचर में जाकर मुझे खुद का बिजनेस करना है। आखिर कब तक जॉब करता रहूंगा? तो फालतू में पैसे वेस्ट करने से बेहतर है कि बचाकर चलो। आरती को विकास की बात बहुत बुरी लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अर्जुन आए दिन ज्योति के लिए कुछ न कुछ लेकर आता। और अब जब आरती को पता लगता है तो उसे मन ही मन बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी आरती बार बार विकास को किसी न किसी चीज के लिए कहना शुरू कर देती है। इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी में आए दिन अनबन शुरू हो जाती है। ऐसे ही एक दिन अर्जुन अपने कमरे में अकेला था और उसके पास आरती आती है और अर्जुन से कहती है, जेठ जी, अगर आप बुरा न मानो तो आपसे एक बात कहूँ। हाँ बोलो ना, क्या बात है? मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके लिए ना बहुत ही सुंदर जीवन साथी होना चाहिए था। मतलब दीदी मुझे ना इतनी सुंदर नहीं लगती आपके हिसाब से। आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं और अच्छा कमाते हैं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है ज्योति, मेरे लिए ना दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है और मुझे उसके आगे ना कैटरीना कैफ भी नजर नहीं आती। लेकिन एक बार आप मेरी तरफ तो देखो, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई आपके भाई से शादी करके, और मेरी शादी ना आपसे होनी चाहिए थी।
जो कमी मुझे वहाँ लग रही है वो कमी मैं आपसे पूरी करना चाहती हूँ। तुम तो बड़ी बेशर्म हो, इस घर की बहू हो और तुम्हें नहीं पता कि जेठ से पर्दा किया जाता है। लेकिन तुम तो अपनी बेशर्मी दिखा रही हो यहाँ पर। निकल जाओ मेरे कमरे से और मुझे ऐसा वैसा मत समझ लेना। तुम मेरे घर की इज्जत हो, इसलिए ये बात मैं अपने तक रख रहा हूँ। आगे से ना मुझसे ऐसी बदतमीजी और बातें करने से पहले 50 बार सोच लेना। अच्छा, तो मुझे धमकी दे रहे हो? ये मत भूलो कि मैं एक औरत हूँ, और एक औरत जब चीख चीख कर पूरे समाज को ये बताएगी कि उसके ही जेठ ने उसी के छोटे भाई के पत्नी के साथ ये सब किया, उसकी इज्जत लूटनी चाहिए, तो फिर इसका क्या अंजाम होगा आपको भी मालूम है शायद। अर्जुन आरती के मुंह से ये बात सुनकर बिल्कुल डर जाता है। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब आरती आए दिन अर्जुन को यूं ही डरा धमकाकर उसके साथ नाजायज संबंध बनाना शुरू कर देती है। अब अर्जुन ज्योति से दूरी बना लेता है क्योंकि अर्जुन धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा था। वह अकेले रहना शुरू कर देता है। उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। ये देखकर ज्योति को अर्जुन की टेंशन होने लगती है। ज्योति बार बार अर्जुन से पूछने की कोशिश करती है कि आखिर क्या बात है, लेकिन आरती की धमकी से अर्जुन ये बात किसी को नहीं बता पा रहा था। ऐसे ही एक दिन अर्जुन बहुत परेशान था और वो रोते हुए ज्योति को सारी बात बता देता है, जिसके बाद ज्योति अर्जुन से कहती है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ। ऐसे लोगों को तो सलाखों के पीछे होना चाहिए। ऐसे ही एक दिन आरती फिर से मौका देखकर अर्जुन के पास आती है और उसी बीच अर्जुन मौका देखकर ज्योति को मैसेज डाल देता है कि आरती उसके कमरे में आ गई है। ज्योति भी मौका देखकर अर्जुन और आरती दोनों की सारी वीडियो बना लेती है, जिसमें अर्जुन आरती से कहता है, भगवान के लिए ऐसी हरकतें करना बंद कर दो। मेरे भाई की पत्नी हो तुम। मैं जानता हूँ कि तुम एक औरत होने का नाजायज फायदा उठा रही हो, लेकिन कानून से ना सही, लेकिन भगवान से तो डरो। मुझे ना किसी का डर नहीं है। मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूंगी तुम्हारे साथ। और दूसरी बात, अगर किसी को बताने की कोशिश की ना तो सारा झूठा इल्जाम मैं तुम्हारे ऊपर लगा दूंगी, जबरदस्ती का। ज्योति आरती की सारी बातों को एक फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और थोड़ी देर बाद ज्योति पुलिस को वहां बुला लेती है, जिसके बाद पुलिस आरती को गिरफ्तार करके ले जाती है। और इस तरह से ज्योति की सूझबूझ से उसके पति और उसके परिवार की इज्जत बच जाती है। सीमा एक गरीब औरत थी जिसने अकेली ही अपने बेटे का पालन पोषण किया था और उसकी शादी करवाई थी। सीमा के बेटे की शादी को 3 साल हो चुका था, पर अब तक उसके घर में कोई खुशखबरी नहीं आई थी। ऐसे ही एक दिन सीमा की पड़ोसन अपने हाथों में मिठाई लिए सीमा के घर आती है। अरे सीमा बहन, कहाँ हो? जल्दी आओ और अपना मुंह मीठा करो। मुंह मीठा? लेकिन किस खुशी में? अरे सीमा बहन, मेरी बहू ना घर में खुशखबरी लेकर आई है। आज मैं बहुत खुश हूँ। दिल कर रहा है बहुत झूमूं और नाचूं। क्या तेरी बहू ने इतनी जल्दी खुशखबरी दे दी? अभी तो तेरी बहू बेटे की शादी को तो सिर्फ 4 महीने हुए हैं। वही तो बहन, यही तो खुशी की बात है कि मेरी बहू इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी है, नौकरी वाली है, फिर भी उसे पता है कि औरत का माँ बनना कितना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तू ये जल्दी से अपना मुंह मीठा कर ले, पूरे मोहल्ले को मिठाई खिलाना है अभी तो। सीमा की पड़ोसन उसका मुंह मीठा कराकर वहां से चली जाती है, परंतु सीमा को बहुत दुख होता है क्योंकि उसके बेटे बहू की शादी को 3 साल हो गए थे, पर अब तक उसके घर में कोई खुशखबरी नहीं आई थी। कुछ देर बाद सीमा अपनी बहू के पास जाती है और अपनी बहू से कहती है, पूजा बहू, तुझे पता है निर्मला की बहू माँ बनने वाली है, इसीलिए वो लड्डू दे गई थी। हाँ माँ जी, मैंने सुनी आपकी और आंटी जी की बातें। फिलहाल मुझे कोई मुंह मीठा नहीं करना। मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि इस महीने का पूरा पैसा खर्च हो गया है। अब घर कैसे चलेगा? महीना खत्म होने में अभी 15 दिन बाकी है। अपनी बहू की ये बात सुनकर बेचारी सीमा उदास होकर वहां से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और सीमा की पड़ोसन उसे न्योता देने आती है। अरे सीमा, तू घर पर ही है? अच्छा हुआ जो तू मुझे घर पर ही मिल गई। वो क्या है ना कि अगले हफ्ते ना मेरे घर में पार्टी है। मेरा पोता हुआ है ना, इसी खुशी में मेरी बहू ने पार्टी रखी है। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन कि तुम इतनी जल्दी दादी बन गई। क्या हो गया सीमा, तुम खुश नजर नहीं आ रही? घर में कोई बात हुई है क्या? अब तुम्हें क्या ही बताऊं बहन, हम इतने अमीर तो नहीं कि
पार्टी कर सकें। शायद इसलिए लगता है कि खुशियां अभी आना नहीं चाहती हमारे घर में, और लगता है कि सिर्फ खुशियां अमीर लोगों के ही घर आती हैं। मैं समझ सकती हूँ सीमा कि तेरे बहू बेटे की शादी को 3 साल हो गया और मेरे बहू बेटे ने साल भर के अंदर इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी, इसीलिए तू उदास है। तू अपनी बहू से इस बारे में बात क्यों नहीं करती? मैं अपनी बहू से क्या बात करूं और कैसे बात करूं? मैं जब भी उसके पास इस बात को लेकर जाती हूँ, वो ना जाने कितने सारे खर्चे गिनवाने लग जाती है, गरीबी दिखाने लगती है। जानती हूँ मैं कि हम गरीब हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी बहू इस घर को चिराग ही ना दे। मैं ना अच्छे से समझ सकती हूँ ये सारी बातें। तुम मेरी बात मानो तो बहू को ना बातें घुमा घुमा कर समझाओ। अच्छा मैं चलती हूँ, गली में सभी को इनवाइट करना है। एक बार फिर से सीमा की पड़ोसन अपनी खुशखबरी का ढिंडोरा पूरे मोहल्ले में पीटती है। अब सीमा भी किसी न किसी बहाने अपनी बहू के पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। बहू, वो अपनी पड़ोसन है ना निर्मला, वो दादी बन गई है। उसकी बहू ने बेटे को जन्म दिया है। कितना अच्छा होता ना अगर हमारे घर में भी बच्चों की किलकारियां गूंजती। माँ जी आपको बच्चे की पड़ी है और मैं यहाँ ये सोच सोच कर परेशान होती हूँ कि घर कैसे चलेगा। हमारे खाने के तो पैसे जुटते नहीं है, मैं बच्चा कहाँ से पालूंगी? बेटा, जरूरी तो नहीं ना कि बच्चा आए तो खर्चा ही लाए। क्या पता हमारे घर में बच्चे के आने के साथ साथ लक्ष्मी भी आ जाए और हमारे घर से गरीबी दूर हो जाए। माँ जी भगवान के भरोसे बैठने से या बच्चा पैदा करने से गरीबी दूर नहीं होती, बल्कि मेहनत करने से गरीबी दूर होती है। और अभी अभी मेरी नौकरी लगी है, अगर मैं अभी बच्चे के बारे में सोचने लगी तो मेरी नौकरी छूट जाएगी, और अगर मेरी नौकरी छूट गई तो एक बार फिर से हमें खाने के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अकेले पवन जी की सैलरी से घर नहीं चल पाता। बहू, क्या गरीब बच्चा नहीं करते हैं, पर मैं इस गरीबी में अपने बच्चे की परवरिश नहीं कर सकती। बस इसीलिए मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। पूजा अपनी सास को खुशखबरी सुनाने से साफ साफ मना कर देती है। बेचारी सीमा दुखी हो जाती है और उसके बाद फिर कभी अपनी बहू को बच्चे के लिए फोर्स नहीं करती। अब ऐसे ही समय गुजरता जाता है और एक दिन जब ऑफिस में पूजा काम कर रही होती है तो वो देखती है कि उसकी सीनियर कुछ दिनों से काफी उदास है। अब पूजा अपनी सीनियर से बात करने के लिए उसके पास जाती है। मैडम क्या हुआ? मैं देख रही हूँ आप कुछ दिनों से बहुत दुखी हैं, काम पर भी आपका ध्यान नहीं है, और अभी कुछ दिन पहले आपने छुट्टी भी करी थी। सब ठीक तो है ना? काश कि सब ठीक होता। मैंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। मैडम आप रो क्यों रही हैं? क्या बात है? मुझे बताइए, क्या पता मुझे बताने से आपका दुख कम हो जाए। पूजा, एक औरत का माँ बनना बहुत जरूरी होता है। हम लोग बहुत गरीब थे, इसीलिए मैंने बच्चे के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि मुझे डर था कि मैं अपने बच्चे की अच्छी परवरिश नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो मैंने अपना अबॉर्शन करवा लिया। पर मैंने अपना अबॉर्शन करवा कर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी। कुछ दिन पहले मैं डॉक्टर के पास गई थी। उन्होंने मुझे बताया कि अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती। इसीलिए पूजा तुम ऐसा कभी मत करना। पैसा तो हाथ का मैल होता है, आता है जाता है। एक बार सर पर बांझ का तिलक लग जाए तो वो कभी नहीं जाता। अपनी सीनियर की बात सुनकर पूजा को भी एहसास हो जाता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। अब उदास पूजा घर जाती है और अपनी सास को देखकर अपनी सास से कहती है, माँ जी मैंने सोच लिया है, अब से मैं नौकरी नहीं करूंगी। पवन जी की जितनी सैलरी है हम उतने में ही घर चलाएंगे। क्यों बहू, ऑफिस में कोई बात हुई है क्या? आज तो इतनी उदास लग रही है। तू अपनी नौकरी से खुश नहीं है? हाँ माँ जी, मैं अपनी इस नौकरी से बहुत खुश थी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि मैं अपनी खुशियों का खुद ही गला घोट रही हूँ। माँ जी, आपको जिस खुशखबरी का इंतजार था, अब मैं पहले आपको वही खुशखबरी दूंगी। माँ बनने के बाद मैं नौकरी करूंगी, पर जब तक जैसे चल रहा है सब वैसे ही चलेगा। तूने बिल्कुल सही फैसला लिया बहू। अपनी बहू की बात सुनकर सीमा को बहुत खुशी मिलती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिरकार जिस खुशखबरी के लिए सीमा के कान तरस रहे थे, वो खुशखबरी उसकी बहू उसे सुना देती है। क्या बोलूं मैं दादी बनने वाली हूँ। तू नहीं जानती बहू कि मुझे तूने कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं खुशी के मारे में मर ना जाऊं। माँ, आपको अभी नहीं मरना।
अभी तो आपको अपने पोते पोती को खिलाना है और एक खुशखबरी और सुननी है। मुझे दूसरी कंपनी में जॉब मिल गई है और ये मेरी सैलरी पहले वाली से ज्यादा अच्छी है। अब मैं अकेले अपने घर वालों का ध्यान रख सकता हूँ। बच्चे की खुशखबरी के साथ साथ सीमा को और भी बहुत सारी खुशखबरी अपने बहू बेटे के मुंह से सुनने को मिलती है। अब ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और बहुत जल्द पूजा बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। रिंकी एक गरीब माँ थी जिसकी बेटी पूजा अंधी थी। पूजा की उम्र शादी की हो चुकी थी, पर क्योंकि पूजा अंधी थी इसलिए कोई उससे शादी नहीं करना चाहता था। भला कोई अच्छे घर का लड़का उससे शादी करता भी क्यों? ना ही उसे दहेज मिलने वाला था और ना ही ढंग की लड़की। कहने को तो पूजा बहुत सुंदर थी, पर बेचारी देख नहीं सकती थी। और इसी बात से परेशान रिंकी मालिक के घर काम कर रही होती है और तभी उसकी नजर घर आई राधा पर पड़ती है। क्या हुआ राधा, आज तुम बड़ी परेशान नजर आ रही हो। आज से पहले तो तुम जब भी मेरे घर आई हो हमेशा हंसती हुई आई हो। अरे भैया आप क्या ही बताऊं, मेरा बेटा सूरज जिसकी शादी नहीं हो रही, अब मैं तो ये सोच रही हूँ कि अब जो भी लड़की मिलेगी मैं उसी से उसकी शादी करा दूंगी। फिर चाहे वो लड़की लंगड़ी हो, लूली हो, गूंगी हो, कुछ भी हो, सब चलेगा मुझे। अब कर भी क्या सकते हैं। अरे रिंकी, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? मेरी बहन आज बहुत दिनों बाद यहाँ आई है। जाओ कुछ नाश्ता पानी का इंतजाम करो। वैसे तो रिंकी रसोई में काम करने के लिए चली जाती है, पर उसका पूरा ध्यान राधा की बातों पर होता है। राधा की बातें सुनकर अब रिंकी के जहन में अपनी बेटी पूजा की शादी सूरज से करवाने की इच्छा उत्पन्न होने लगती है। बड़े लोगों की बड़ी बातें। काश की मालकिन अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करवा देती। आखिर उन्हें भी तो कोई भी लड़की चलेगी। क्या करूं, मालिक से बात करूं या ना करूं? वो ऐसा ना सोचे कि मैं गरीब बड़े बड़े सपने देख रही हूँ। ऐसा काम करती हूँ, मालिक की बहन को जाने देती हूँ, फिर अकेले में मालिक से बात करूंगी। यही सोचकर रिंकी घर के कामों में व्यस्त हो जाती है और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। आखिरकार रिंकी हिम्मत करके अपने मालिक से अपनी बेटी की शादी की बात कर ही लेती है। मालिक, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो रिंकी, क्या बात करनी है? मालिक, मैं बहुत दिनों से कहना चाहती थी पर डर लगता था। हम छोटे लोग हैं ना, तो कहीं आप हमें नौकरी से ना निकाल दें। पर मालिक जी, आपकी बहन बोल रही थी कि उन्हें अपने घर के लिए कैसी भी बहू चलेगी। मेरी बेटी अंधी है और मैं गरीब, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं दहेज देकर अपनी अंधी बेटी की शादी करवा सकूं। आपकी बहन बोल रही थी कि कोई भी लड़की चलेगी। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं अपनी बेटी की शादी? अरे रिंकी, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात थी? तुम्हें तो उसी दिन कह देना चाहिए था राधा से। चलो कोई बात नहीं, मैं राधा से बात करूंगा और तुम चिंता मत करना। तुम्हें 1 रुपए भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और बड़े ही धूमधाम से तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी मेरे भांजे सूरज के साथ। अब तो तुम बस गांव में न्योता बांटो। अपने मालिक की ये बातें सुनकर रिंकी बहुत खुश होती है। खुश होती भी कैसे नहीं, आखिर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी अंधी बेटी की शादी इतने बड़े घर में होगी। ये सोच सोच कर ही रिंकी बहुत खुश होती है कि उसकी बेटी भी बड़े घर की बहू बनेगी। माँ, क्या बात है, आज तुम बहुत ज्यादा खुश हो? हाँ पूजा बेटा, क्योंकि बहुत जल्द तेरी शादी होने वाली है, वो भी बहुत बड़े घर में। और उससे भी अच्छी बात ये कि लड़के वाले हमसे कुछ नहीं चाहते, उन्हें बस अपने घर के लिए एक संस्कारी बहू चाहिए। इस तरह से रिंकी पूरे गांव वालों को खुशखबरी सुनाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और बहुत जल्द पूजा की शादी राधा के बेटे सूरज से हो जाती है। शादी इतनी धूमधाम से होती है कि सभी गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। लड़का कितना सुंदर है। अरे मैंने तो सुना है रिंकी बहन जहाँ काम करती है उसी की बहन है इसकी बेटी की सास। और रिंकी ने 1 रुपए भी शादी में खर्च नहीं किए, सारा खर्चा लड़के वालों ने दिया है। पर जो भी कहो बहन, इस अंधे की किस्मत बहुत अच्छी है जो उसे इतना अच्छा घर परिवार मिला। गांव की सभी औरतें खुसर पुसर कर ही रही होती है कि आखिर पूजा के अंदर लड़के वालों ने ऐसा क्या देखा कि इस अंधी पूजा की शादी राधा ने अपने बेटे से करवा दी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पूजा अपने ससुराल में बहुत खुश थी। खुश होती भी क्यों ना, आखिर उसे उसके सपनों का ससुराल जो मिला था। ऐसे ही एक रात
पूजा अपने कमरे में सो रही होती है। तभी उसे अपने कमरे में किसी की आने की आहट सुनाई देती है। कौन है? कौन है इतनी रात को मेरे कमरे में? अरे पूजा, आराम से बोलो, मैं हूँ तुम्हारा पति सूरज। इतना बोलकर सूरज उसका हाथ पकड़ लेता है। सूरज की ये बदतमीजी पूजा को जरा भी पसंद नहीं आती और वो उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ देती है। तुम्हें क्या लगता है मैं अंधी हूँ? मुझे दिखाई नहीं देता? मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम कौन हो? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम मेरे पति नहीं हो। मैं उनकी खुशबू, उनकी आहट से पहचान लेती हूँ। तुम मेरे पति नहीं हो, इसीलिए खबरदार जो मुझे हाथ लगाने की कोशिश की। पूजा, मेरी बात को समझो, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। और थोड़ा आराम से बोलो, अगर माँ ने सुन लिया और उन्होंने मुझे तुम्हारे पास देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैंने कहा ना, मुझसे दूर हटो। मैं अंधी हूँ, बेवकूफ नहीं। मुझे आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, पर मुझे तुमसे ज्यादा इंसान की पहचान है। इस तरह से पूजा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और तभी पूजा की आवाज सुनकर घर का नौकर रामू पूजा के कमरे में आता है। मालकिन, क्या हुआ? साहब जी से आपका कुछ अंदर हुआ क्या, जो आप साहब जी को अपना पति मानने से इनकार कर रही हैं? रामू, लगता है आज तुमने ज्यादा ही पी ली, तभी तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अरे मैं अंधी हूँ, तुम भी अंधे हो गए हो क्या? दिखाई नहीं देता कि मेरे कमरे में कोई और आदमी आया और मुझे जबरदस्ती अपनी बीवी बना रहा है? पर मालकिन, यही आपके पति हैं, यही तो हैं सूरज बाबू। घर में हो रहे शोर की आवाज सुनकर अब राधा और पूजा के शोर से उसके जेठ जेठानी की भी आंखें खुलती है और वो भी पूजा के कमरे में आते हैं। पर जैसे ही पूजा का जेठ कमरे में जाता है, पूजा उसके गले लग जाती है और सभी घर वालों से कहती है, सूरज जी, अच्छा हुआ जो आप आ गए। अब इन सबको बताइए कि ये आदमी मेरा पति नहीं, मेरे पति आप हो। पूजा, ये क्या बदतमीजी है? तुम मेरे पति को अपना पति कैसे कह सकती हो? माना कि तुम अंधी हो और मम्मी जी ने सूरज की शादी तुमसे कराकर तुम पर एहसान ही तो किया है। घर में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पूजा अपने जेठ को अपना पति कह रही थी तो वही उसकी जेठानी उसे इस बात के लिए धमका रही थी। तो वही दूसरी ओर सूरज पूजा को बार बार यकीन दिला रहा था कि वही उसका पति है और उसके साथ धोखा हुआ है। आखिर सूरज किस धोखे की बात कर रहा था? मैं अपनी पत्नी के साथ और धोखा होते हुए नहीं देख सकता। आप उसे सारा सच बता दी हो या आज मैं खुद सच बताऊं? हाँ हाँ, हो रहा है पूजा बहू के साथ धोखा, और उसे धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। पर मेरे ये सब करने की वजह ना तुम सब हो। मैं इसे इस घर की बहू इसलिए बनाकर लाई थी ताकि ये मेरे अंश को आगे बढ़ाएगी, लेकिन क्या हुआ, मेरा एक बेटा तो नपुंसक निकला, और अगर ये नपुंसक निकला तो मेरी ये बड़ी बहू जो कि एक बांझ निकली। अब एक बेटा मेरा नपुंसक है जो मेरे अंश को कभी आगे ही नहीं बढ़ा सकता, और मेरा जो दूसरा बेटा है वो अंश को आगे बढ़ा तो सकता है लेकिन उसकी बीवी बांझ निकली। अब इसीलिए मैंने पूजा की शादी सूरज से करवाई ताकि सूरज के बदले उसका पति बनकर मेरा बड़ा बेटा पूजा के साथ सोता रहे। सारा सच जानने के बाद पूजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो ठान लेती है कि वो अपनी सास को उसके किए की सजा जरूर दिलाएगी। माना कि पूजा अंधी है पर किसी को भी ये अधिकार नहीं कि वो उसके साथ धोखा कर सके, इसलिए पूजा अपनी सास और जेठ को सलाखों के पीछे डलवा देती है और खुद अपने ससुराल को छोड़कर अपनी माँ के साथ रहने लगती है।